वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। हम सभी जानते हैं कि 4 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट एंड एरर्स एंड ओमिशंस। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं। हिंदी मीडियम में मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज पहले से अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से। अब हम देखते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रेफर्स टू ए स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल मॉनेटरी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले ये देखिए, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का जनरली, है ना। ठीक है। दूसरा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है बीओपी, वो क्या मेजर करता है? जितने भी प्रकार के मॉनेटरी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस है उन सबको ये काउंट करता है। किसको? मॉनेटरी इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शंस होते हैं उन सबको बीओपी में काउंट किया जाता है। दीज ट्रांजेक्शंस आर कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। और ये जो ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं वो किसी इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं, किसी फर्म के भी हो सकते हैं, कंपनी के भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी हो सकते हैं। यानी कि तीनों कैटेगरी के ट्रांजेक्शंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड किया जाता है। अब आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। देखो, प्रो वाल्टर ने क्या कहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन को लेकर, सेम कहा है जो अभी हमने मीनिंग देखा। The balance of payments of a country is a systematic statement or account of all economic transactions completed during a given period between its residents and the residents of the rest of the world। इसने क्या कहा है प्रोफेसर वाल्टर ने? उन्होंने कहा है कि जितने भी रेसिडेंट हैं और हमारे यहाँ के रेसिडेंट और दूसरी कंट्रीज के जो रेसिडेंट्स हैं उनके बीच में जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ है उस सबको ही बीओपी काउंट करता है, उनको सबको मेजर करने का काम करता है। सिंपल सी भाषा में कि एक कंट्री का अदर कंट्रीज के साथ जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहा है, मॉनेटरी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, उसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऐसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भी ये डेफिनेशन है। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज ए सिस्टमेटिक स्टेटमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ रेस्पेक्टिव कंट्रीज ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये भी वही बात कह रहा है जो प्रोफेसर वाल्टर ने कहा है कि जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस है एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। क्लियर है? अब जैसा कि मैंने बताया, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट 4 प्रकार के हैं, 4 टाइप्स में है: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, एरर्स एंड ओमिशंस। तो हम सबसे पहले करंट अकाउंट देखने वाले हैं, फिर उसके बाद कैपिटल देखेंगे, फिर फाइनेंशियल और फिर एरर्स वाला देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा क्या? करंट अकाउंट। सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे इसमें? करंट अकाउंट। तो हम देख लेते हैं करंट अकाउंट क्या होता है। एक्चुअल ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस बिकॉज दे इंक्लूड ऑल दोज आइटम्स विच हैव एक्चुअली बीन ट्रांजेक्टेड। जितने भी ऐसे ट्रांजेक्शंस है जो रियल में हुए हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजेक्शंस होते हैं जो रियल माने जाते हैं, उसको हम करंट अकाउंट में इंक्लूड करते हैं और उसी को हम एक्चुअल ट्रांजेक्शंस भी कहते हैं। ठीक है। करंट अकाउंट इंक्लूड्स विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड एंड वन वे ट्रांसफर पेमेंट्स। हमने पहले ही इस चीज को देखा था कि करंट अकाउंट किस किस को इंक्लूड करता है। विजिबल ट्रेड को भी इंक्लूड करता है, जैसे गुड्स का। इनविजिबल ट्रेड को भी इंक्लूड करता है, जैसे सर्विसेज का। और वन वे ट्रांसफर, यूनिलेटरल जो पेमेंट्स होती हैं, उसको भी ये इंक्लूड करता है। तो 3 आइटम्स होते हैं। करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इंपैक्ट असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ ए कंट्री इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहां ध्यान देना, करंट अकाउंट में वो एंट्रियां शामिल की जाती है जिनका इंपैक्ट कंट्री के असेट और लायबिलिटी स्टेटस पर कुछ नहीं पड़ता। करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन से इंडिया के असेट एंड लायबिलिटी, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, कोई उसमें चेंज नहीं होता है। ऐसे ट्रांजैक्शंस को इसमें शामिल किया जाता है करंट अकाउंट में। अब देखते हैं करंट अकाउंट आइटम्स में कौन कौन से आते हैं। एक तो विजिबल ट्रेड आता है,
एक इनविजिबल ट्रेड जिसे हम ट्रेड ऑफ सर्विसेज कहते हैं, एक करंट ट्रांसफर भी इसमें आता है। तो ये 3 आइटम्स हैं जिसको हम देखेंगे वन बाई वन करके। अब हम देख रहे हैं करंट अकाउंट आइटम्स। अब देखते हैं करंट अकाउंट आइटम्स, जिसमें ए है विजिबल ट्रेड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कमोडिटी ट्रेड। विजिबल ट्रेड को ही हम किस नाम से जानते हैं? कमोडिटी ट्रेड के नाम से जानते हैं, ठीक। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज ऑल्सो कॉल्ड विजिबल ट्रेड बैलेंस और बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी। जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है किसका? गुड्स का, ओनली गुड्स का, ध्यान रखना, सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं। गुड्स के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बैलेंस को ही ट्रेड बैलेंस या विजिबल ट्रेड बैलेंस या बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दीज कैन बी सीन एंड टच्ड, हेंस इट इज कॉल्ड टेंजिबल बिजनेस। इसे टेंजिबल बिजनेस भी कहते हैं विजिबल ट्रेड को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये है गुड्स का बिजनेस जिसे हम क्या कर सकते हैं? सी भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। इस कारण से इसको टेंजिबल बिजनेस कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ ऑल गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ ऑल गुड्स। तो जितनी भी आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है उसमें से माइनस कर दीजिए किसको? इंपोर्ट की हुई गुड्स के, तो बचेगा क्या? बैलेंस ऑफ ट्रेड। एग्जाम्पल ऑफ विजुअल आइटम्स जैसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मशीन्स। मशीन्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी विजिबल ट्रेड में आएगा। स्पेयर्स, फुटवियर्स, ग्रेन्स एटसेट्रा बाय ए कंट्री, ये क्या कहलाएंगे? विजुअल आइटम्स या विजिबल ट्रेड के आइटम्स। फिर आगे आता है बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या कह रहा है? इनविजिबल ट्रेड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड को ही हम सर्विस ट्रेड कहते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड। जितनी भी प्रकार की सर्विसेज होती हैं वो हम क्या देख नहीं सकते, हम उनको टच भी नहीं कर सकते, ना तो उसको हम सी कर सकते हैं ना टच कर सकते हैं। इस कारण से उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम क्या कहेंगे? इनविजिबल ट्रेड, और इसी को सर्विस ट्रेड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, हेंस इट इज कॉल्ड इंटेंजिबल ट्रेड। और इसीलिए इसको इंटेंजिबल ट्रेड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो आप इसको देख सकते हो ना टच कर सकते हो, है ना। सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हम सभी जानते हैं सर्विसेज कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की, फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। देयरफॉर नेट फैक्टर सर्विसेज एंड नेट नॉन फैक्टर सर्विसेज आर कंसिडर्ड इनविजिबल ट्रेड। तो इनविजिबल ट्रेड में नेट फैक्टर सर्विसेज और नेट नॉन फैक्टर सर्विसेज दोनों को इंक्लूड किया जाता है। हियर नेट मीन्स, नेट का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे नेट का मतलब क्या है, देखिए हमने नेट यूज किया ना, नेट वर्ड। अभी ये देखिए यहाँ पे भी नेट वर्ड यूज किया, ठीक है, और यहां पर भी नेट वर्ड यूज किया। इसका मीनिंग क्या है? देखिए हियर नेट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के डिफरेंस को हमने क्या कहा है यहाँ पे? नेट। अब देख लीजिए एग्जाम्पल ऑफ नेट फैक्टर सर्विसेज। ये जो हमने नेट फैक्टर सर्विसेज बोला ना यहाँ पे, यहां हमने क्या बोला अभी? नेट फैक्टर सर्विसेज। इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए एग्जाम्पल ऑफ नेट फैक्टर सर्विसेज, नेट इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। नेट इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट, जितना आपने एक्सपोर्ट किया है नेट, माइनस इंपोर्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, लेबर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्राइजेज, है ना, इन सबको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो उसका कितना एक्सपोर्ट किया माइनस कितना इंपोर्ट किया, उसी को हम नेट फैक्टर सर्विसेज कहेंगे, ठीक है। फिर है एग्जांपल्स ऑफ प्योर नहीं, ये नेट है, ये नेट कर लेना यहां पे। एग्जांपल्स ऑफ नेट नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या होंगे? देखिए इसका एग्जांपल क्या है? ये माइनस का सिंबल नहीं है, ये डैश है ना, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, ये जाहिर बात है नॉन फैक्टर सर्विसेज है बैंकिंग सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एयर सर्विसेज, सी शिपिंग सर्विसेज एटसेट्रा, ये सब क्या है? नॉन फैक्टर सर्विसेज है, और इसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? नेट नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। तो सर्विस ट्रेड का फॉर्मूला क्या होगा? एक्सपोर्ट ऑफ ऑल सर्विसेज माइनस इंपोर्ट्स ऑफ ऑल सर्विसेज, जिसमें हमने फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज दोनों इंक्लूड कर लिए। फिर आगे देखते हैं सी पॉइंट। अब करंट ट्रांसफर्स,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिलेटरल पेमेंट और यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट और करंट ट्रांसफर्स। ये तीन नाम हो रहे इसके, कौन कौन से? यूनिलेटरल पेमेंट के नाम से भी जाना जाता है इसको, यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट भी कहते हैं इसको, और करंट ट्रांसफर के नाम से भी इसको जानते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स आर रिसिप्ट्स दैट रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री रिसीव फ्री ऑफ चार्ज एंड डू नॉट हैव टू प्रोवाइड एनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? ऐसी पेमेंट जिसके बदले में आपको किसी प्रकार की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करनी पड़े और वो फ्री में मिले, फ्री ऑफ चार्ज मिले, कोई आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड ना करनी पड़े, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसफर पेमेंट। ऐसी ट्रांसफर पेमेंट जिसके बदले में हमें इन एक्सचेंज में हमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज को देना नहीं पड़े, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसफर पेमेंट। ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड गिफ्ट्स एंड रिमिटेंस सेंट बाय पीपल लिविंग अब्रोड आर इंक्लूडेड इन दिस। जितनी भी हमारे देश को ग्रांट मिलती है, कोई दूसरी कंट्री ने मान लीजिए ग्रांट दी है ना, जितने भी हमको गिफ्ट मिल रहे हैं दूसरी कंट्रीज से, या रिमिटेंस आ रही है, हमारे एनआरआई लोग जो पैसा भेज रहे हैं वो सब, ये सब क्या है? ये सब करंट ट्रांसफर्स में आते हैं। इन द बीओपी अकाउंट्स करंट ट्रांसफर्स आर ट्रीटेड एज एन एलिमेंट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। ध्यान रखें, जब बीओपी अकाउंट्स हम देखते हैं तो इसको जनरली हम इनविजिबल आइटम्स में भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अब तक थे हमारे क्या? करंट अकाउंट पढ़ लिया हमने। अब कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का सेकंड आइटम आ रहा है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 4 अकाउंट थे ना, तो ये सेकंड आ गया। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ सच ट्रांजैक्शंस व्हिच कॉज एंड इंपैक्ट ऑन असेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ ए कंट्री इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे सभी ट्रांजैक्शंस, ध्यान रखना, सच ट्रांजैक्शंस, ऐसे सभी ट्रांजैक्शंस जिनके कारण कंट्री इंडिया की असेट और लायबिलिटी का स्टेटस चेंज हो, उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल अकाउंट में उसे इंक्लूड करेंगे। ऐसे सभी ट्रांजैक्शंस जिसके कारण इंडिया की असेट और लायबिलिटी स्टेटस में चेंज आता है, उसे हम कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। कैपिटल अकाउंट शोज द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। जितना भी इंटरनेशनल लोन होता है और इन्वेस्टमेंट होता है, उसके फ्लो को हम कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट बिकॉज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स आर रिकॉर्डेड एज विजिबल ट्रेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द बीओपी। ध्यान देना, आप कैपिटल, ये मशीन समझ के मशीन को कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड मत कर लेना, क्योंकि जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं, जितनी भी कैपिटल गुड्स हैं, चाहे से वो मशीन ही हो, उन सबको हम करंट अकाउंट में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये टेंजिबल होते हैं, विजिबल होते हैं, इसलिए इन सब का जो ट्रेड है वो हम ऑलरेडी करंट अकाउंट में इंक्लूड कर चुके हैं। कैपिटल अकाउंट में ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन आ जाता है कि मशीन के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आप किस में इंक्लूड करेंगे, तो उसे हम करंट अकाउंट में इंक्लूड करेंगे, कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट के आइटम्स। देखिए, मेनली हम इसे 3 भागों में बांटने वाले हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फिर उसको हम एफडीआई और एफआईआई में डिवाइड करेंगे, फिर फॉरेन डेट जिसे हम एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग फॉरेन एड में डिवाइड करेंगे, और फिर एनआरआई डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन्स, बैंकिंग कैपिटल। इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट का अब डिवाइडेशन होने वाला है। तो हम सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखेंगे, उसके 2 टाइप्स देखेंगे, फिर फॉरेन डेट ये देखेंगे और फिर ये देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आइटम्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो पहला आइटम क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। व्हेन फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन इंडिया इट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज 2 कंपोनेंट्स। सिंपल सी बात, जितना भी फॉरेनर्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है इंडिया में, उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है। ए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसे हम एफआईआई या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब इन दोनों को देख लेते हैं एक एक करके। तो देखिए, पहला है ए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। ये क्या होता है? व्हेन फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन फिजिकल एसेट्स ऑफ इंडिया इट इज कॉल्ड एफडीआई। जब फॉरेनर्स के द्वारा, चाहे से वो इंस्टीट्यूट हो या इंडिविजुअल हो, जब फॉरेनर्स के द्वारा इंडिया की फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उसे हम एफडीआई कहते हैं। फिजिकल एसेट्स मतलब कि मान लीजिए कोई फॉरेनर यहाँ की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, यहाँ कोई फैक्ट्री लगाए,
या कोई फैक्ट्री खरीदे तो उसे हम एफडीआई कहेंगे। द बेस्ट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज एफडीआई। इसी को सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा या सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट किसे माना जाता है? एफडीआई को। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट है ना, उसका ये जो पार्ट है एफडीआई, इसे यही सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट होता है। अगर कंपनी बंद भी हो जाए तो वो रातों रात अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर नहीं जा सकती। लाइक अमेजन कंपनी ओपनिंग इट्स प्लांट्स इन इंडिया। जैसे अमेजन कंपनी इंडिया में अपने प्लांट्स खोल रही है, तो ये क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर है बी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। व्हेन फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनीज, इट इज कॉल्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एफआईआई और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई। तो जैसा कि इसे एफपीआई भी कहते हैं, एफआईआई भी कहते हैं। ये क्या होता है? जब फॉरेनर्स के द्वारा भारत के शेयर मार्केट में और बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसे हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या एफआईआई इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आप शेयर मार्केट चलाते होंगे तो उसमें आता होगा कि एफआईआई का कितना इन्वेस्टमेंट रहा, तो ये वही है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या एफआईआई इन्वेस्टमेंट। इसी को हम एफपीआई भी कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इन्वेस्ट आइटम्स ऑफ कैपिटल अकाउंट का सेकंड पार्ट, फॉरेन बोरोइंग। अभी तो इन्वेस्टमेंट देख रहे थे, अब फॉरेन बोरोइंग देखते हैं। व्हेन लोन्स आर गिवन टू इंडिया बाय फॉरेनर्स, इट इज कॉल्ड फॉरेन लोन। सिंपल सी बात, जब फॉरेनर लोग, पीपल है या इंस्टीट्यूशंस हो, जब हमें लोन दे तो हम उसे क्या कहेंगे? फॉरेन बोरोइंग। एक्सटर्नल डेट हैज टू कंपोनेंट्स और इसके टू पार्ट्स होते हैं। ए, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग और दूसरा होता है फॉरेन एड। तो अब आगे देखते हैं ये क्या होता है, देख लीजिए पहले। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग क्या होता है? व्हेन लोन्स आर गिवन टू इंडिया बाय फॉरेनर्स एट द रेट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट इंटरेस्ट रेट, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कॉमर्शियल जो बोरोइंग होती है वो और कुछ नहीं, ऐसा लोन जो इंटरनेशनल मार्केट की इंटरेस्ट रेट पर दिया जाए उसे हम एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कहेंगे। जो भी इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रही है, जब इंडिया उस रेट पर लोन लेता है तो उसे हम एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के नाम से जानते हैं। फिर है बी, फॉरेन एड। When loans are given to India by foreigners at a concessional rate lower than the market interest rate, it is called foreign aid. Foreign aid क्या होती है? कि जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रही है, जब उससे लोअर रेट पे हमें लोन दिया जाए इंडिया को, तो उसे हम फॉरेन एड कहते हैं। जैसे इंडिया ने जापान से जो बुलेट ट्रेन चलाने के लिए लगभग 50 से 60 हजार करोड़ का लोन लिया है, वो क्या है? फॉरेन एड। क्यों? क्योंकि उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम है, 0.5% से शायद 1% के आसपास है। जो आप देखेंगे इन्फ्लेशन ही 5% चलती है, तो बहुत कम रेट पे एक तरह से ये सहायता होती है, हेल्प होती है किसी भी कंट्री के द्वारा। तो इस तरह से मदद करते हैं, तो हम भी करते हैं दूसरे देशों की, तो दूसरे देश भी हमारी करते हैं मदद। फिर आगे है आइटम्स ऑफ कैपिटल अकाउंट का अगला पार्ट थर्ड, नॉन रेसिडेंट्स डिपॉजिट्स, एनआरआई डिपॉजिट्स। रिमिटेंस बाय एनआरआई टू देयर फैमिलीज इन इंडिया आर इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट। ध्यान रखना, जितनी भी रिमिटेंस है जो एनआरआई अपनी फैमिली को भेज रहे हैं इंडिया में, उसे हम करंट अकाउंट में इंक्लूड कर चुके हैं पहले ही। तो फिर यहां क्या इंक्लूड होगा? बट डिपॉजिट्स मेड बाय एनआरआईज इनटू द इंडियन इकोनॉमी आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट। लेकिन एनआरआई जो इंडिया में डिपॉजिट्स कर रहे हैं उसे हम कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। जो भी हमारी इंडियन इकोनॉमी में एनआरआई की तरफ से डिपॉजिट्स आ रही हैं उसे हम कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे, जबकि जो रिमिटेंस आ रहा है फैमिलीज को एनआरआई की तरफ से वो हम करंट अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। फोर्थ पॉइंट, शॉर्ट टर्म ट्रेड लोन्स। व्हेन परचेजेस आर मेड फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट विदाउट इमीडिएट पेमेंट, इट गिव्स राइज टू शॉर्ट टर्म ट्रेड डेट्स। शॉर्ट टर्म ट्रेड मतलब कि हम फ्यूचर के लिए बाइंग कर ली, पेमेंट अभी नहीं दे रहे, माल उठा लिया है हमने क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज ले ली है और क्या है, हमने पेमेंट के लिए बाद में कहा है, तो इमीडिएट पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम उसे क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में छोड़ रहे हैं, तो उसको हम शॉर्ट टर्म ट्रेड लोन्स कहेंगे। बैंकिंग कैपिटल, फिफ्थ पॉइंट, दिस रेफर्स टू द होल्डिंग ऑफ फॉरेन असेट्स बाय कॉमर्शियल बैंक्स। जितना भी होल्डिंग है फॉरेन असेट्स की जो कॉमर्शियल बैंक्स के पास रहती है उसे हम बैंकिंग कैपिटल कहते हैं। दिस इज एन एडिशन टू एनआरआई डिपॉजिट, और ये एनआरआई डिपॉजिट्स के अलावा जो
एडिशन में होती है ये डिपॉजिट्स, ठीक है। तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का थर्ड पॉइंट आ गया है हमारा फाइनेंशियल अकाउंट, तीसरा है ना। द फाइनेंशियल अकाउंट ट्रैक्स द फ्लोज ऑफ फंड्स फ्रॉम बिजनेस, रियल एस्टेट, शेयर्स, गोल्ड एंड गवर्नमेंट ओन्ड असेट्स। जितना भी प्रकार का फ्लो है, बिजनेस से आता हो चाहे से, या रियल एस्टेट से आ रहा हो, शेयर्स में आ रहा हो, गोल्ड में आ रहा हो, गवर्नमेंट ओन्ड असेट्स में आ रहा हो, वो सारा का सारा फाइनेंशियल अकाउंट में इंक्लूड किया जाएगा बीओपी के। दिस अकाउंट मेजर्स फॉरेन ओनरशिप ऑफ डोमेस्टिक असेट्स एंड चेंजेस इन डोमेस्टिक ओनरशिप ऑफ फॉरेन असेट्स। ये अकाउंट किसको बता रहा है, फाइनेंशियल अकाउंट किसको बता रहा है कि डोमेस्टिक ओनरशिप में क्या चेंज हुआ है, ठीक है, और हमारी फॉरेन ओनरशिप में क्या चेंज हुआ है। ये ओनरशिप चेंज को इंक्लूड करता है फाइनेंशियल अकाउंट। मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी असेट्स है, उस असेट्स की ओनरशिप कैसे चेंज हुई है उसको इंक्लूड करता है फाइनेंशियल अकाउंट। बाय एनालाइजिंग दिस इट कैन बी नोन वेदर ए कंट्री इज सेलिंग और एक्वायरिंग मोर असेट्स। इससे क्या पता चलता है कि कोई कंट्री एक्वायर कर रहा है असेट्स को या सेल कर रहा है, इससे ये पता चलता है। फिर है लास्ट फोर्थ पॉइंट, एरर्स एंड ओमिशन। दिस आइटम इज इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ ईच कंट्री। ये जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्री है, उन सबके अकाउंट में इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसको इंक्लूड किया जाता है। एन ओमिशन और एरर इज ए बैलेंसिंग आइटम। ये बैलेंस आइटम है, इसको बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, केवल बैलेंस के लिए, अकाउंट की दृष्टि से बैलेंस करने के लिए। एंड इट इज इंक्लूडेड सो दैट बोथ द क्रेडिट एंड डेबिट साइड्स ऑफ द balance of payments are always equal from the point of view of the account, so that the balance of payments is always in balance in the balance of the account। सिंपल सी बात, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस रखने के लिए उसमें क्या किया जाता है, एरर्स एंड ओमिशंस नाम से एक एंट्री इंक्लूड की जाती है। वो क्रेडिट साइड में भी हो सकती है और वो डेबिट साइड में भी हो सकती है। ये देखिए आप, ये कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये एक हमारा क्रेडिट है, इस साइड में हमने क्या लिया है, ये क्रेडिट है, और इस साइड में हमने क्या लिया है, डेबिट। ये करंट अकाउंट का कितना आ रहा है बैलेंस, 600। ये इधर करंट अकाउंट का कितना आ रहा है बैलेंस, 800, ठीक है, डेबिट साइड में। इधर करंट अकाउंट की रिसिप्ट्स कितनी है, 400। इधर करंट कैपिटल अकाउंट की रिसिप्ट्स कितनी है, 400। कैपिटल अकाउंट की डेबिट कितना है, 190। अब देखा जाए तो इधर का ग्रांड टोटल तो कितना हो गया, 1000 हो गया, है ना। लेकिन इस साइड का 1000 नहीं होगा जब तक आप ये एरर्स एंड ओमिशंस नहीं जोड़ेंगे, इधर का 1000 नहीं होगा। तो हमने ये एरर्स एंड ओमिशंस क्यों जोड़ी है, क्यों ऐड किए यहाँ पे, ताकि क्रेडिट एंट्री और डेबिट एंट्री दोनों इक्वल हो जाएं। इसी के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस में रहता है। क्यों, क्योंकि हम एरर्स एंड ओमिशंस इसमें ऐड कर देते हैं, जिससे वो हमेशा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है क्रेडिट एंड डेबिट एंट्री। उम्मीद है ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, मैंने कोशिश पूरी की है। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।